स्वागत है आप सभी का नालंदा महाविहार में। इस समय मैं इस ज्ञान नगर के भीतर खड़ा हूँ, जो 5वीं शताब्दी से एशिया का प्रमुख आवासीय अध्ययन केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी, जो इसे विश्व के प्रारंभिक आवासीय विश्वविद्यालयों में स्थान देता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, साफ दिखता है कि नालंदा सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि शिक्षा, आवास और अनुशासन से जुड़ा एक जीवन तंत्र है। यहाँ रुककर साफ दिखता है कि परिसर का हर मार्ग छात्रों को अध्ययन स्थलों, विहारों और संवाद प्रांगणों तक व्यवस्थित रूप से ले जाता है। नालंदा की संरचना बताती है कि प्राचीन भारत में शिक्षा को अलग नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की निरंतर प्रक्रिया माना गया। इन खुले प्रांगणों में अध्ययन, तर्क और आत्मचिंतन एक साथ चलते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, छात्रों की शांत दिनचर्या दिखाती है कि नालंदा में जीवन और अध्ययन एक साथ चलते हैं। नालंदा इस तरह बसाया गया है कि हर स्थान, मार्ग हो या प्रांगण, किसी न किसी रूप में अध्ययन और बौद्धिक संवाद से जुड़ा रहता है। इन प्रवेश द्वारों पर मौखिक परीक्षा होती है। केवल 20 से 30% विद्यार्थी ही इस कठिन चयन प्रक्रिया को पार कर पाते हैं। 6वीं-7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के संरक्षण में नालंदा स्वर्ण काल में पहुंचता है, जहां लगभग 10,000 छात्र और 1500 आचार्य अध्ययन अध्यापन में संलग्न हैं। ये दृश्य समझाता है कि नालंदा एक साधारण विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि हजारों छात्रों और विद्वानों से संचालित एक संगठित ज्ञान नगर था। अब इस जीवन तंत्र को समझकर मैं आपको उस दिशा में ले चलता हूं, जहां नालंदा की औपचारिक कक्षाएं शुरू होती हैं। अब मैं नालंदा के कक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं, जहां खुली कक्षाओं में गुरु और शिष्य प्रत्यक्ष संवाद से अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बौद्ध दर्शन के साथ साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, वेद, उपनिषद, चिकित्सा, गणित और ज्योतिष जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। चिकित्सा अध्ययन में औषधीय पौधों, शरीर रचना और उपचार पद्धतियों पर विस्तार से संवाद किया जाता है। यहाँ शिक्षक कभी पत्थर पर रेखाएं बनाकर समझाते हैं, तो कभी रेत पर आकृतियां बनाकर जटिल गणनाएं सरल कर देते हैं। मैं देख सकता हूं कि खगोल विज्ञान पढ़ते समय ग्रहों और तारों की गति पर चर्चा हो रही है, जो प्रेक्षण और तर्क दोनों पर आधारित है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, ये ईंटों के शिक्षण मंच दिखाते हैं कि नालंदा में कक्षाएं प्रकृति के बीच ध्यान और एकाग्रता के लिए बनाई गई हैं। यहाँ रुककर दिखता है कि छात्र भूमि पर बैठकर ताड़पत्र ग्रंथों से अध्ययन करते हैं, जहाँ स्मरण और अनुशासन पर विशेष बल होता है। ये शिक्षण पद्धति केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि विवेक और आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है, जो नालंदा की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। खुले प्रांगणों में पढ़ाई का उद्देश्य यह है कि अध्ययन बंद दीवारों तक सीमित न रहे, बल्कि विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिले। यहाँ एक साथ चलती कक्षाएं दिखाती हैं कि नालंदा में विभिन्न विषयों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से समानांतर चलता रहता है। आगे बढ़ते हुए ये स्पष्ट होता है कि कक्षाओं के बीच खुला मार्ग रखा गया है, जिससे छात्रों का आवागमन और विचारों का आदान प्रदान सहज बना रहे। यही खुली शिक्षण व्यवस्था नालंदा को कठोर पाठ्यक्रम से अलग करती है, जहाँ सीखना एक सतत और जीवंत प्रक्रिया माना जाता है। यहाँ देखा जा सकता है कि छात्र कक्षा के बाद भी आपस में चर्चा करते हैं, जिससे स्मरण, तर्क और सहयोग के माध्यम से ज्ञान और मजबूत होता है। इन कक्षाओं से आगे बढ़ते हुए अब मैं उस स्थान की ओर जा रहा हूँ, जहाँ नालंदा की बौद्धिक शक्ति वाद विवाद और तर्कशास्त्र के रूप में प्रकट होती है। मैं इस समय नालंदा के वाद विवाद सभागार में खड़ा हूँ, जहाँ विद्यार्थी आचार्यों से प्रश्न पूछते हैं और तर्क के आधार पर विचारों को परखा जाता है। ये गोलाकार सभागार विशेष रूप से संवाद के लिए बनाया गया है, ताकि हर विद्यार्थी शिक्षक को देख सके और चर्चा किसी एक दिशा में सीमित न रहे। इन सभाओं में बौद्ध दर्शन के साथ साथ तर्कशास्त्र और नैतिक विमर्श भी समान रूप से महत्व रखते हैं। अब मैं नालंदा के एक शांत शिक्षण कोने में प्रवेश करता हूँ, जहाँ गुरु सीमित शिष्यों के साथ व्यक्तिगत संवाद से ज्ञान का मार्गदर्शन करते हैं। नालंदा की गुरु शिष्य परंपरा में सुधार कठोर दंड से नहीं, बल्कि तर्क, धैर्य और शांत निर्देशों के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते हुए ये अनुभव होता है कि नालंदा की शिक्षा प्रणाली का आधार भरोसा, अनुशासन और निरंतर संवाद पर टिका हुआ है। यही गुरु शिष्य संबंध नालंदा की शिक्षा को केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टि से भी समृद्ध बनाता है। इसी शिक्षण परंपरा से आगे नालंदा का विशाल ज्ञान भंडार स्थित है, जहां अध्ययन का अगला और अधिक संरचित स्तर आरंभ होता है। मेरे पीछे स्थित धर्मगंज नामक पुस्तकालय परिसर में 3 प्रमुख भवन हैं, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, जहां हजारों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती हैं। अब मैं नालंदा के धर्मगंज पुस्तकालय परिसर में प्रवेश कर रहा हूं, जिसे अपने समय में एशिया का सबसे विशाल और संगठित ज्ञान संग्रह माना जाता है।
आगे बढ़ते हुए यह स्पष्ट होता है कि यह पुस्तकालय केवल नालंदा तक सीमित नहीं, बल्कि दूर दराज से आए विद्वानों के लिए भी खुला था। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता हूँ, विशाल कक्ष और सुव्यवस्थित संग्रह ये दर्शाते हैं कि यहाँ ज्ञान को कितनी सावधानी से संरक्षित किया जाता है। यहाँ रुककर देखा जा सकता है कि हजारों ताड़पत्र पांडुलिपियां विषयों के अनुसार क्रमबद्ध रूप से संग्रहित की गई हैं। यहाँ ज्ञान को ऊंचाई, क्रम और कठोर अनुशासन के साथ संरक्षित किया गया है ताकि पीढ़ियों तक इसकी निरंतरता बनी रहे। धर्मगंज में ज्ञान विषयों के अनुसार विभाजित है, जहाँ तर्क, चिकित्सा और खगोल अपने विशेष अध्ययन क्षेत्रों में संरक्षित रहते हैं। धर्मगंज को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था, जिससे अध्ययन, संग्रह और संरक्षण तीनों कार्य संतुलित रूप से संचालित हो सकें। नालंदा में ग्रंथों की केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि प्रतिलिपि बनाकर ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाने की भी व्यवस्थित परंपरा विकसित की गई है। यहाँ केवल भारत के ही नहीं, बल्कि दूर दराज से आए विदेशी विद्वान भी नालंदा के इस ज्ञान परिसर का अध्ययन करते दिखाई देते हैं। नालंदा में चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से आए विद्यार्थी एक ही अनुशासन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यहाँ मौन केवल नियम नहीं, बल्कि ग्रंथों, ज्ञान और अध्ययन प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक माना जाता है। विद्वान यहाँ अत्यंत सावधानी से ग्रंथों की नकल करते हैं, क्योंकि एक छोटी त्रुटि भी पूरे ज्ञान को प्रभावित कर सकती है। यह स्थान भाषा या भूगोल से नहीं, बल्कि अनुशासन और बौद्धिक परंपरा से सभी को जोड़ता है। दीपों की हल्की रोशनी और शांत वातावरण इस स्थान को नालंदा का बौद्धिक हृदय बना देता है। दीपों की रोशनी में बनती छायाएं इस वातावरण को गंभीर, शांत और अत्यंत केंद्रित अध्ययन स्थल में बदल देती हैं। यही विशाल ज्ञान भंडार नालंदा को एक स्थानीय शिक्षालय से उठाकर पूरे एशिया का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक केंद्र बनाता है। अब मैं नालंदा के विहार क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, जहां हजारों छात्र परिसर में रहते हैं, क्योंकि नालंदा पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय है। आगे चलते हुए दिखाई देते विहार ये प्रमाणित करते हैं कि नालंदा एक पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय है, जहां छात्र वर्षों तक रहकर अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, इन लाल ईंटों से बने विहारों की संरचना स्पष्ट करती है कि यहाँ सैकड़ों कक्षों में विद्यार्थी रहते हैं। इन साधारण ईंटों के कक्षों से स्पष्ट होता है कि छात्रावास विलासिता के लिए नहीं, बल्कि समान जीवन स्तर और अध्ययन अनुशासन के लिए बने हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि छात्र खुले प्रांगणों में अध्ययन और मनन करते हैं, क्योंकि नालंदा में व्यक्तिगत अध्ययन के साथ सामूहिक शांति को महत्व दिया जाता है। विहारों में मौन और ध्यान को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि नालंदा की शिक्षा में मानसिक अनुशासन और एकाग्रता अनिवार्य हैं। आगे बढ़ते हुए स्पष्ट होता है कि यह आवासीय व्यवस्था केवल निवास नहीं, बल्कि अध्ययन, अनुशासन और आत्मसंयम की जीवन पद्धति है। अब मैं नालंदा की रसोई के पास पहुंचता हूं, जहां पूरे परिसर के लिए सरल शाकाहारी भोजन सामूहिक रूप से तैयार होता है, क्योंकि नालंदा एक पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ भोजन केवल पोषण नहीं, बल्कि समानता का अभ्यास है, क्योंकि सभी छात्रों और भिक्षुओं के लिए एक ही भोजन, समय और नियम लागू रहते हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि हजारों छात्र पंक्ति में शांतिपूर्वक भोजन करते हैं, क्योंकि नालंदा में सामूहिक भोजन को आत्मनियंत्रण और सामाजिक अनुशासन का एक भाग माना जाता है। अब संध्या का समय हो चुका है और मैं नालंदा के मुख्य मार्ग पर चल रहा हूँ, जहाँ दिन भर की शैक्षणिक गतिविधियाँ धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में प्रवेश करती हैं। नालंदा में संध्या केवल विश्राम का समय नहीं, बल्कि पूरे दिन अर्जित ज्ञान पर मनन और आत्मचिंतन का अवसर भी मानी जाती है। संध्या नालंदा को रोकती नहीं, बल्कि छात्रों और विद्वानों को रात के अध्ययन के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। दीपों की तैयारी यह संकेत देती है कि नालंदा में अध्ययन सूर्यास्त के साथ समाप्त नहीं होता। इसी शांत संध्या से आगे नालंदा की वो रात्रि आरंभ होती है, जहां अध्ययन और अधिक गहन रूप धारण करता है। अब मैं नालंदा के उस अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर रहा हूं, जहां दीपकों की रोशनी में रात्रिकालीन अध्ययन की परंपरा आरंभ होती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, झिलमिलाते दीप और ताड़पत्र ग्रंथ ये दर्शाते हैं कि अध्ययन रात में भी निरंतर जारी रहता है। यहाँ रुककर देखा जा सकता है कि विद्वान देर रात तक एकाग्रता और अनुशासन के साथ अध्ययन कर रहे हैं। दीपों की रोशनी में बनती छायाएं इस वातावरण को गंभीर, शांत और अत्यंत केंद्रित अध्ययन स्थल में बदल देती हैं। रात्रिकालीन समय नालंदा में केवल पढ़ने का नहीं, बल्कि ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाकर ज्ञान को संरक्षित करने का भी होता है। ये मौन थकान का संकेत नहीं, बल्कि गहन एकाग्रता और विद्या के प्रति समर्पण का प्रमाण माना जाता है। आगे बढ़ते हुए स्पष्ट होता है कि नालंदा में अध्ययन की कोई समय सीमा नहीं, बल्कि ज्ञान की निरंतर साधना होती है। यही निरंतर अध्ययन
नालंदा को साधारण विश्वविद्यालय से ऊपर उठाकर ज्ञान की अखंड धारा बना देता है। दीप, ग्रंथ और मौन तीनों मिलकर इस स्थान को नालंदा की बौद्धिक विरासत का एक अमर प्रतीक बना देते हैं। इसी रात्रिकालीन अध्ययन के साथ नालंदा की यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि ज्ञान की परंपरा समय से आगे बढ़ती रहती है।